नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। आजकल देश में काले धन को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते कोर्ट में दिए हलफनामे के बाद से मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया या फिर आम जनता, हर स्तर पर यह चर्चा तेज है कि क्या वाकई सरकारें विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने के लिए गंभीर हैं या नहीं हैं। क्योंकि विदेशी बैंकों में खाता रखने वाले लोगों के नाम उजागर करने के प्रश्न पर मौजूदा सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में वही दलील दी है जो पूर्व की यूपीए सरकार दिया करती थी कि दोहरे कराधान यानी डबल टैक्सेशन संधि से बचने संबंधी करार की वजह से नाम नहीं बताए जा सकते। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के 2011 के आदेश के मुताबिक सरकार को काले धन के विदेशी खाताधारकों के नाम उजागर करने के लिए कहा गया था। अब वित्त मंत्री कह रहे हैं कि नाम तभी उजागर किए जा सकते हैं जबकि जांच पूरी हो जाए और यह स्पष्ट हो जाए कि जिन 800 के करीब खाताधारकों के नाम सरकार के पास मौजूद हैं उन्हें देश के विभिन्न कानूनों का उन्होंने उल्लंघन किया है। लेकिन साथ ही साथ वित्त मंत्री ये भी संकेत दे रहे हैं कि सरकार 136 खाताधारकों के नामों का खुलासा कर सकती है जिनमें पूर्व यूपीए सरकार के मंत्री भी शामिल हो सकते हैं। सवाल है कि सरकार पूरे नाम उजागर क्यों नहीं कर रही है और क्यों नहीं ये स्पष्ट कर पा रही है कि दरअसल कितने लोगों के खाते हैं, कुल कितना धन विदेशी बैंकों में जमा है और आखिर सवाल ये कि जनता से क्या उनका चुनावी वादा कब और कैसे पूरा होगा। क्या सचमुच काले धन से जनता की गरीबी कभी मिटाई जा सकेगी? और आज इस बहस में चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा, हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता मीम अफजल, हमारे साथ हैं आम आदमी की प्रवक्ता आतिशी मरलेना और हमारे साथ हैं सीपीएम के नेता नीलोत्पल बसु। इसके अलावा हमारे साथ हैं वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके, 2007 से 2009 के दौरान मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके मशहूर अर्थशास्त्री अरविंद विरमानी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले संबित, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी, सरकार क्या प्रोसीजर अपना रही है कि काला धन वापस विदेशों में जमा काला धन वापस देश लाया जा सके? देखिए, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि जो सर्वोच्च विषय होता है वो इंटेंशन का होता है। आप काले धन के विषय पे आज हम डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2009 को जिस प्रकार से एक अवेयरनेस भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान में काले धन को लेके फैलाया वो आज तक कंटिन्यू कर रहा है। तो अवेयरनेस भी फैलाया। सरकार में जब हम आए मई 2014 में तो पहला दिन जो काम इस सरकार ने किया वो था एसआईटी का गठन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। मेरे पास पूरा टाइमलाइन है, आप कहेंगे तो मैं 2 मिनट में टाइमलाइन बता दूं। जुलाई 5, 2011 को एससी ने, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बैठाने की बात की थी 2011 को। मार्च 26, 2014 को एससी स्लैम्स द सेंट्रल गवर्नमेंट अगेंस्ट द रिजेक्शन ऑफ द प्ली फॉर रिकॉल ऑफ ऑर्डर फॉर्मिंग द एसआईटी। 11 से 14 तक ये पूरा प्रक्रिया चलता रहा और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार केंद्र सरकार को फटकार लगाया कि आखिरकार एसआईटी क्यों नहीं बना रहे हैं। तो हाँ, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बहुत पहले से था मगर इस सरकार ने अपनी नीयत को बिल्कुल साफ किया पहले दिन ही एसआईटी का गठन करके। 4 महीनों के अंदर ही स्विट्जरलैंड, जो कि एक मुख्य टैक्स हेवन माना जाता है, उसके साथ एक संधि किया गया। जिस प्रकार से सीबीडीटी के ऑफिसर्स गए थे वहां पे और एक टाइम बाउंड मैनर में स्विट्जरलैंड के साथ इंफॉर्मेशन शेयर किया जाएगा, ये अपने आप में एक ब्रेक थ्रू है। आप ये कह रहे हैं कि 150 दिनों के अंदर इस सरकार ने स्विट्जरलैंड के साथ एक संधि की है जिसके अनुसार टाइम बाउंड मैनर में जो वहां के खाता धारक हैं उनकी जानकारी आप लोगों को यानी सरकार को, देशवासियों को मिल सकेगी। वो सरकार को मिलेगी या देशवासियों को? नहीं, पहले सरकार को स्वाभाविक रूप से मिलेगी। जो संधि होता है वो सरकार के साथ ही होता है। और दूसरा एसआईटी बनाया। तो मेरा बहुत संक्षेप में यही कहना है, अवेयरनेस से लेके प्रक्रिया को आरंभ करने की जो पूरी कवायद है वो भारतीय जनता पार्टी ने। आप ये कह रहे हैं अवेयरनेस भी आपने 5 साल में फैलाया और इसके बाद आपने प्रक्रिया भी अपनाई। अब ये बताइए कि देश को ये कब पता चल सकेगा कि जो तथाकथित 800 लोग हैं, खाता धारक हैं विदेशी बैंकों में, जो हम या देश मान रहा है कि ये काले धन से संबंधित खाते होंगे, उनके नाम कब तक पता चल सके? मैं पहले देश को आश्वासित कर दूं और ओपनिंग स्टेटमेंट यही रखूं कि 800 के 800 नाम मालूम पड़ेंगे। दूसरा विषय है, आप देखिए, जब यह एक एफिडेविट दिया गया सुप्रीम कोर्ट पे चंद दिनों पहले कि अभी सुप्रीम कोर्ट में वो नाम हम उजागर नहीं कर सकते हैं क्योंकि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी के अंतर्गत नाम बताया नहीं जा सकता है, तो उस समय कांग्रेस ने भी कहा कि क्यों नहीं नाम बताया जा रहा है। कांग्रेस से हम जब बाद में हमने कहा 136 नाम बताएंगे
बताएंगे तो कई पार्टी ये शुरू कर दिया कि आखिरकार आप 136 नाम क्यों बताएंगे। एक जवाब दे दिया। मैं अब टेक्निकलिटी में बता दूं, जो महत्वपूर्ण विषय यह है कि नाम उजागर किया जाएगा, मगर अरुण जेटली जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर्स ऑफ लॉ, कानून के राह पे चलते हुए नाम को उजागर किया जाएगा। दो चीजें हैं कि सरकार कह रही है कानून की राह पे चलते हुए नाम उजागर किया जाएगा, तो फिर इतना हवा क्यों क्रिएट किया जा रहा है और 5 साल तक लोगों को क्यों बताया जाता रहा कि 4 लाख करोड़ तो 400 लाख करोड़, पता नहीं कितना, किसी को अंदाजा भी नहीं है। नहीं, कोई हवा नहीं क्रिएट किया गया। अगर 2009 में काले धन के विषय को भाजपा नहीं लाती तो आज हम डिस्कशन ही नहीं करते। मगर जो टेक्निकल विषय है ये आप जरूर समझ लीजिए कि डबल टैक्सेशन ट्रीटी के अंतर्गत नाम उजागर नहीं करना चाहिए जब तक कि चार्जशीट फाइल नहीं होता है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने अपने लास्ट वर्डिक्ट में कहा था कि कुछ नाम आप लिफाफे में बंद करके जो पेटिशनर हैं, आपने कहा कि चार्जशीट जब तक फाइल ना हो जाए तब तक नाम उजागर नहीं किया जा सकता। आप जान लीजिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी सरकार चार्जशीट कब तक फाइल नहीं, ये मैं एक लाइन में कह दूं और ये भी बता दूंगा आपके उत्तर का। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नाम आप लिफाफे में बंद करके पेटिशनर अर्थात राम जेठमलानी जी को दे दीजिए, तो उस समय जो तत्कालीन सरकार थी अर्थात यूपीए की सरकार थी, 18 नाम लिफाफे में बंद करके उन्होंने राम जेठमलानी जी को दिया, जो कि बाद में पब्लिक हुआ। इस पे जर्मनी ने अभी एक चिट्ठी 2014 के अगस्त महीने में लिखा कि अगर आप इसी प्रकार से नाम बताएंगे तो हम भविष्य में आपको उन लोगों का नाम नहीं देंगे जिनका खाता हमारे देश में है, जिसको लेकिन जर्मनी के साथ तो वो ट्रीटी है ही नहीं, डबल टैक्सेशन ट्रीटी लाइकेनस्टीन बैंक के साथ पूरा है ये। और लेकिन राम जेठमलानी जी तो बार बार ये याद दिला रहे हैं। मैं उस पे भी आऊंगा, उस पे भी आऊंगा। मगर देखिए, आपने राम जेठमलानी को छेड़ा है तो मैं एक लाइन उस पे कह दूं। 1 साल पहले वो आर्टिकल लेके आया हूं मैं, राम जेठमलानी जी ने लिखा था, फ्रेंड, फादर एंड फिलोसोफर ऑफ ब्लैक मनी इज कांग्रेस। और मैं यह याद दिला दूं, फादर कैन नेवर बी चेंज्ड। एक बार जो फादर है वही फादर है। और लोगों को शामिल करते हैं। संबित, आपके पास आएंगे। मीम अफजल साहब, आप लोग क्यों इतने घबराए और डरे हुए हैं? बीजेपी सरकार तो ये कह रही है कि हम एक एक करके सबका नाम उजागर करेंगे और जैसे जैसे चार्जशीट फाइल होती जाएगी वैसे वैसे लोगों के नाम सामने आते जाएंगे, तो थोड़ा धैर्य रखिए, लोगों के नाम भी आ जाएंगे। आप लोग क्यों इकट्ठे सारे लोगों के नाम चाहते हैं? अमृता जी, हम सबसे पहले पूछेंगे कि 136 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल हो गई, जो अरुण जेटली जी ने कहा कि कुछ कांग्रेस के लोगों को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, ये ब्लैकमेलिंग नहीं है तो क्या है? दूसरी बात ये है, इनसे ज़रा ये पूछना है कि 800 नाम आए कब थे? ये अभी 4 महीने में आ गए क्या 800 नाम, या पहले भी इस पर कुछ काम हुआ है? सन 2011 से इस पर काम हो रहा है। ये स्विट्ज़रलैंड का हवाला दे रहे हैं। इससे पहले हमारे ज़माने के अंदर भी बराबर स्विट्ज़रलैंड और दूसरे मुल्कों में हमारे लोग जाते रहे हैं। और ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस जो है, इसके बारे में खुद अरुण जेटली जी ने कहा कि 1995 में ये हुआ, जबकि ये गलत है। ऐसा कोई रिकॉर्ड मौजूद दिखाई नहीं देता है। जहाँ तक मेरा ख्याल पड़ता है, मुझे याद नहीं है, ये जो पैक्ट हुआ है ये शायद देवेगौड़ा साहब के ज़माने में हुआ था, कांग्रेस के ज़माने में नहीं हुआ था। नरसिम्हा राव सरकार के ज़माने में हुआ था। जब प्रणब मुखर्जी साहब ने ये बात कही तो ये हमको झूठा कह रहे थे, हमारे बारे में कह रहे थे कि हम नाम छुपाना चाहते हैं। हमने जब यही हवाला दिया डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस का, टीटी का, तो उस वक्त तो ये कहते थे कि हम बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, हम नाम बताना नहीं चाहते, इसमें कांग्रेसी शामिल हैं। और आज ये वही बात कह रहे हैं। तो आपने लोगों को गुमराह करके वोट लेने का काम किया है, आपने लोगों को धोखा दिया है। हम भी उसी वक्त फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बता रहे थे, कोर्ट को कह रहे थे, तो आप मान नहीं रहे थे, और आज आप उसी की दुहाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपकी करनी में और कथनी में बेहद फर्क है। नहीं, सवाल ये है मीम अफजल साहब कि यूपीए सरकार ने अगर इनमें से कुछ के भी नाम उजागर कर दिए होते तो शायद आज ये क्रेडिट, ये श्रेय बीजेपी गवर्नमेंट को नहीं जाता। आप लोगों ने क्यों नहीं उजागर किए उस समय? उजागर कर दिए, मुझे बताइए ना। मैंने पूछा, अभी आपसे भी मैंने ये बात कही, ये सवाल किया है कि 136 लोगों के खिलाफ क्या चार्जशीट फाइल हो गई है जिसके नाम डिक्लेयर करने की बात हो रही है, या सिर्फ ये अभी इलेक्शन भी अनाउंस हुआ है? माफ कीजिएगा, मैं ये समझता हूं कि इनका हर एक्शन जो है इलेक्शन से जुड़ा हुआ होता है।
अब कश्मीर का इलेक्शन हो गया, ये तब ठीक तक है। आप ये कह रहे हैं कि हर एक्शन इलेक्शन से जुड़ा हुआ है और ये भी लोगों को गुमराह करने का कोई एक कयास है, जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं। मोटा मोटी 4 प्रश्न पूछा है, मैं फटाफट करके एक उत्तर दे देता हूं, समय कम है। देखिए, ब्लैकमेल, इन्होंने कहा कि हम उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं पूछता हूं, अगर आपने गलती की ही नहीं तो आपको ब्लैकमेल कोई कर सकता? एक सेकंड, मैं बिल्कुल नहीं इंटरफेयर, मैं आपको कम समय में खत्म कर दूंगा। आपने कोई गलती नहीं की, आपको पता है कि आपके लोगों का नाम नहीं है, तो क्यों घबरा रहे हैं? एक नाम आए चाहे 1000 नाम डिक्लेयर हो, आप तो पाक साफ है, आप शांति से बैठिए और कहिए कि स्वागत है, सबका नाम आए। दूसरा है 800 नाम कब आए, इन्होंने पूछा। मैं आपको बताता हूं, 9/11 के पश्चात अमेरिका इसमें सख्त हो गया कि जो काले धन के कारण आतंकवाद फैल रहा है, किसी भी कीमत पे काला धन वापस आना चाहिए। तमाम यूरोपियन नेशन इस पे सख्त हो गए। जर्मनी और फ्रांस ने कहा हमारे पास वो नाम गुप्त तरीके से आ गए हैं, जिनको जिनको चाहिए आके हमसे ले जाइए, मुफ्त ले जाइए, कोई पैसा भी नहीं लगेगा। इस समय यूपीए की सरकार थी, यूपीए की सरकार नाम तक लाने नहीं गई। ये तो शुक्र है ऑपोजिशन का, हमने आवाज उठाया तब जाके इनको लाना पड़ा। यूएन कन्वेंशन ऑन करप्शन को लेके इन्होंने रैटिफाई तक नहीं किया। जब 2011 में सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आनी थी तब जाके इन्होंने रैटिफाई किया। चौथा, 136 लोगों का नाम क्यों उजागर किया जा रहा है? आप देखिए, 10 वर्षों में इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किसी के खिलाफ नहीं किया। आप चाहते हैं कि 4 महीने के अंदर 800 लोगों के खिलाफ जो है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाए? लेकिन आप ये तो बताइए कि जो 136 लोगों के नाम उजागर करने की बात बार बार अलग अलग हलकों से आ रही है, क्या उनके इन्वेस्टिगेशन पूरे हो चुके हैं? अरुण जेटली जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है, जब तक चार्जशीट फाइल नहीं होगा नाम उजागर नहीं हो सकता है। चार्जशीट फाइल होगा अर्थात इन्वेस्टिगेशन पूरा होगा, तभी तो चार्जशीट फाइल होगा। मैं 1-2 लाइन में आपसे जवाब चाहूंगी, इसके बाद मुझे ब्रेक पर जाना, फिर हमारे 2 मेहमान बचे हुए हैं उनसे बातचीत करूंगी। मैं ये जानना चाहती हूं कि क्या आप लोगों का जो आंदोलन था लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ और काले धन को वापस ले आने के मसले को लेकर, क्या आपको आज भी ये विश्वास है कि जिस तरह से सरकार चल रही है उस तरह से काला धन वाकई वापस आ जाएगा और वाकई देश के लोगों को पता चल सकेगा कि दरअसल वो कौन लोग थे जो देश के कानूनों का उल्लंघन करते हुए हमारे देश का पैसा विदेशों में ले जाकर जमा करें? क्या मैं तो कहूँगी कि बिल्कुल विपरीत है। एक्चुअली हमें उम्मीद थी कि बीजेपी, जिसने काले धन के ऊपर इतनी बात की, जिन्हें इतना बड़ा मैंडेट मिला है इस इलेक्शन में, वो बहुत गंभीरता के साथ काले धन के मुद्दे को उठाएंगे। पर मैं संबित जी की बात को, उन्होंने शब्द यूज़ किया था इंटेंशन या आशय, पर जो बीजेपी कर रही है पिछले कुछ हफ्तों से, उनकी नीयत पर ही एक सवाल उठता है कि क्या एक्चुअली जिनके पास काला धन है उनके नाम उजागर करने की इनकी नीयत भी है कि नहीं। क्योंकि जिस डबल टैक्सेशन ट्रीटी का ये 1995 का हवाला देते आए हैं, ये तो छोड़िए कि यूपीए पहले देती थी, पर यूपीए तो भ्रष्ट थी, ये तो हमें पता ही था, लेकिन ये क्यों इसका हवाला देते आ रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है कि किसी भी मामले में ये सीक्रेसी क्लॉज अप्लाई नहीं कर सकता। जो बीजेपी ने आज पिटीशन दिया है सुप्रीम कोर्ट में, उसका उत्तर तो सुप्रीम कोर्ट पहले ही जुलाई 2011 में दे चुका है। पहली बात, ये बीजेपी के हमारे साथ ही बात कर रहे हैं यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन की। स्विट्जरलैंड के साथ जो कह रहे हैं इन्होंने ट्रीटी की, उस ट्रीटी की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि इंडिया और स्विट्जरलैंड दोनों सिग्नेटरीज हैं। और उस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन में भी ये स्पष्ट तौर पे लिखा है कि ये जो सीक्रेसी क्लॉज है इसे ओवररूल किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि सीक्रेसी क्लॉज को ओवररूल करते हुए देश को ये बताना पड़ेगा कि कौन लोग हैं जो काले धन को रखे हुए हैं और कैसे उनके खिलाफ कार्रवाई करिए सरकार। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद अभी हमारे 2 मेहमान बचे हुए हैं जिनकी राय लेनी है और वो क्या सोचते हैं काले धन को लेकर, इस पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। तो आज हम चर्चा इस बात को लेकर कर रहे हैं कि क्या देश को कभी पता चल सकेगा कि काले धन के रखवाले कौन हैं जो विदेशों में अपना खाता खोलकर यहाँ का पैसा वहाँ ले जा रहे हैं, और क्या सरकार इस बारे में कभी स्थिति स्पष्ट कर पाएगी कि दरअसल कितना पैसा है जो विदेशी बैंकों में जमा है। नीलोत्पल बसु साहब, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने अपनी तरफ से सफाई देने की और स्पष्ट करने की कोशिश की है कि सरकार प्रतिबद्ध है और वो चाहती है कि काला धन या काले धन के जो रखवाले हैं उनके नाम उजागर हों और उस संबंध में वो इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि कब तक ये चलता रहेगा। बहुत सारे लोगों को क्यों ऐसा लग रहा है कि ये सरकार भी उसी कदम पे चल रही है जिस कदम पे पूर्व यूपीए सरकार चलती रही। ये जो तू मैं चल रहा है, इसका स्पष्ट कारण ये है कि ये संबित जी कुछ पीता कौन किसका ये सब बात कर रहे थे।
असल में पीता तो है जो वित्तीय पूंजी निर्देशित रास्तों पे ये हमारी देश की अर्थव्यवस्था को ढाला गया है। देखिए, मैं 2001 में पार्लियामेंट के शेयरमैन मार्केट स्कैम के संसदीय समिति का सदस्य था। उस समय से ये बात चल रहा है कि डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट का ज़रूरत क्या है, क्योंकि जो देश के अंदर कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं है उनके साथ हमने ऐसा संधि कर रखा है जिसके चलते कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं देगा लोग, इसका भी बंदोबस्त कर रखा है। तो इसीलिए ये डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट तोड़ने में, मतलब वो चेतना फैलाने में जितना उनका दिलचस्पी है, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट को मतलब समाप्त करने में उतना ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। तो इसीलिए ये तो सुनियोजित एक रास्ता है, ये तू मैं चलता रहेगा। क्योंकि देखिए, ये जो काला धन है ये है प्रोडक्ट, ये मैलेडी का सिम्टम है, लेकिन मैलेडी है वो प्रोसेस जिसके चलते काला धन पैदा हो रहा है। चुनाव में मोदी जी को भाषण देने के लिए बहुत काफी है ये कि हम काला धन 150 दिन के लिए आएंगे, तो ये वादा खिलाफी करने का कोई अधिकार इनका नहीं है और बकवास कर रहे हैं। जैसे आतिशी जी ठीक बताई है कि सुप्रीम कोर्ट बोल रखा है कि वो सीक्रेसी क्लॉज कोई मायने नहीं रखता नाम उजागर करने में। जी, क्या जरूरी है विरमानी साहब कि ये जो 92 देशों के साथ ये ट्रीटी हुआ है, डीएटी ट्रीटी, ये ज़रूरी है क्या? जैसा नीलोत्पल बसु कह रहे हैं कि इन ट्रीटीज़ को ख़त्म करने की ज़रूरत है ताकि जो काला धन है वाकई उसे देश में वापस लाया जा सके, ये ज़रूरत है। थोड़ा सा इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव दूँ, क्योंकि पिछले 3 से 5 साल तक बहुत चेंज हुआ है इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में। और ये क्यों हुआ है? इसके 2-3 कारण हैं। एक तो यूएस हैज टफन्ड इट्स ओन लॉज अगेंस्ट टैक्स इवेजन। ये नई चीज़ है, ये पहले नहीं होती थी, ये ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ओबामा 2 ने किया है। तो उसके बेसिस पे उन्होंने एक HSBC केस पकड़ा था। वी नीड नॉट गो इनटू दैट। और दूसरी चीज़ है टैक्स हेवंस पे अब इंटरनेशनल कंसर्न हो गया है। कई कंट्रीज हैं, इवन जर्मन्स को डर है कि उनके लोग इवेड कर रहे हैं टैक्सेस, तो वो प्रेशर डाल रहे हैं। तो देयर इज़ लॉट मोर कंसर्न अबाउट टैक्स हेवंस, उन पे प्रेशर डाला है। ये सब 3 साल तकरीबन पिछले 3 साल से हुआ है। और फाइनली G20 में भी रेजोल्यूशन हुआ है। सो एवरीथिंग आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन ईच स्पेसिफिक डिटेल जो इन्होंने कही हैं, पर ये कई चीज़ें बदली हैं ओवर द लास्ट 3-5 ईयर्स। सो थिंग्स आर नॉट एग्जैक्टली एज के भाई 10 साल का आप रेफरेंस दो तो वो चलेगा नहीं, वो चेंज हो गया। बेसिक पॉइंट मैं कह रहा हूँ कि कई चीज़ें बदल गई हैं और उसके कारण ऑफ कोर्स दिस टैक्स ट्रीटीज और सीक्रेसी क्लॉज होते हैं, ये थोड़े थोड़े बदल रहे हैं। एक्चुअली दैट इज द कनेक्शन। क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि यूएस की पावर बहुत है, उन्होंने फोर्स किया है स्विट्जरलैंड और कंट्रीज पे। पर ये सारा चीज अभी स्टैंडर्ड नहीं हुआ है। हमें इतनी पावर नहीं है कि हम उनको फोर्स कर सकते हैं। आस्ते आस्ते शायद बदलेगा हमारे लिए भी। नहीं, लेकिन सवाल यह है कि क्या हमें नहीं बदलने की जरूरत है? इन सीक्रेसी लॉज को बदलने की जरूरत हमें नहीं है। बट इंटरनेशनल ट्रीटीज मतलब इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट बदलना पड़ेगा। पर दूसरी चीज एक नई डेवलपमेंट वो नोट करके बाद में डिस्कस सकते हैं, दिस एंटी करप्शन लॉज, ये भी नए हैं। यूरोप का फॉरेन करप्शंस एक्ट, यूएस का एक्ट, अगेन दीज आर थिंग्स के मतलब जो पिछले 5 साल में हुई हैं। और वो और चैनल है, पहले सारी चैनल थी कि टैक्स इवेजन, अब ये नई चीज आई है करप्शन। दैट इज नॉट टैक्स इवेजन। जो करप्शन हो रहा है, लोग वहां यहाँ से करप्शन करके पैसे ले जाएं, वो नई चीज है। आप ये कह रहे हैं कि कई तरह के कई स्तरों पर पैसे जा रहे हैं। एक तो टैक्स इवेशन का पैसा है, लेकिन दूसरी तरफ करप्शन का भी पैसा है। तो सवाल ये है संबित, तमाम सवाल सरकार की तरफ इशारा करते हैं या सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर करते हैं कि दरअसल ये जो पैसा, ये जो काले धन की बात हो रही है, ये कौन से काले धन की बात हो रही है? क्या वो टैक्स इवेशन वाला पैसा है? क्या वो भ्रष्टाचार का पैसा है? क्या वो आतंकवाद से जुड़ा हुआ पैसा है, आतंकवाद को फंडिंग करने वाला? क्या वो ड्रग पेडलर्स वाला पैसा है? किस तरह का पैसा है? किस तरह से वो वहां गया है और कैसे उसे वापस लाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि जनता इस बारे में बहुत ज्यादा अवेयर नहीं है कि ये काला धन कैसे जा रहा है और उसे सरकार लाने के लिए क्या क्या कर रही है। देखिए, पहला है जो क्लैरिफिकेशन मुझे यहाँ देना है, अभी आतिशी जी ने भी और नीलोत्पल दा ने
कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये क्लॉज को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, आप ट्रीटी तोड़ दीजिए और वो नाम डिक्लेयर कर दीजिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था कि ये नाम डिक्लेयर कर दीजिए और अभी भी उन्होंने कहा कि नाम डिक्लेयर कर दीजिए, संधि को मानने की आवश्यकता शायद नहीं है। मगर उस पर इसी अगस्त के महीने में हमारे सरकार ने अर्थात केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 3 पॉइंट क्लैरिफिकेशन मांगा है। मैं ये पढ़ दूं तो बहुत कुछ डिबेट में एक सैनिटी आ जाएगा। नंबर 1 क्लैरिफिकेशन जो मांगा गया है वो है क्लैरिफाई दैट डिस्पाइट लेइंग डाउन द जनरल प्रिंसिपल दैट नो ट्रीटी कैन बी एंटर्ड इनटू और इंटरप्रेटेड सच दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल फील्टी इज डेरोगेटेड फ्रॉम दिस ऑनरेबल कोर्ट हैज नॉट प्रोहिबिटेड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एंटर इनटू अ ट्रीटी वेयरइन अ कमिटमेंट मे बी मेड बाय द गवर्नमेंट। मतलब कुल मिला के लब्बो लुबाब ये है कि आप तो कह रहे हैं कि ट्रीटी तोड़ दीजिए, मगर जब ये ट्रीटी साइन हो रहा था उस समय कोर्ट सरकार को रोक सकती थी। इसको जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा कि ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्टूबर 28 को ये कोर्ट इस पे सुनवाई करेगी और इस पे एक फाइनल जजमेंट देगी। कोर्ट खुद कह रही है कि हम क्लैरिफाई करेंगे लेकिन कि यही ट्रीटी बात रहेगा या नहीं रहेगा। यही बात यूपीए भी कहती थी, वही बात आपकी सरकार भी कह रही है। देखिए, इसमें एक चीज समझ लीजिए, जिनका ब्लैक मनी हो मतलब जिनका अकाउंट फॉरेन में है, ये जरूरी नहीं है कि सबका इलीगल अकाउंट है। कुछ लोगों का लीगल, बात स्पष्ट करे ना सरकार। वही तो बता रहा हूं मैं, जो 800 लोगों का नाम आया है लिस्ट में, जरूरी नहीं है कि सभी का इलीगल अकाउंट है। नहीं, लेकिन बात यह है कि तब चुनाव के दौरान ये क्यों कहा जाता रहा कि 400 करोड़ और तो हमने कहा चुनाव के दौरान आप करोड़। एक स्पीच दिखा दीजिए जहां नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 800 चोर बैठे हैं फॉरेन में। उन्होंने कहा कि जो रकम है, नहीं, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। देखिए, संबित चुनाव के दौरान तो बीजेपी की तरफ से यहां तक वादा किया गया था कि 100 दिन में हम काला धन वापस लेते आएंगे। चुनाव के दौरान तो ये तक वादा किया गया कि 15-15 लाख देश के हर नागरिक के खाते में जमा होंगे। लोग तो इंतजार कर रहे हैं। एक टेक्निकल पॉइंट समझ लीजिए कि जो 800 नाम है, 800 नामों में कुछ लीग, एक सेकंड नहीं, वो चुनाव में क्यों बोले थे उस समय? जो पहला सवाल नहीं, उसका भी जवाब दूंगा नीलोत्पल दा। पहले तो जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दे दो। आप सुनो, देखिए नीलोत्पल दा, ये जो आपको सिर्फ क्या टेक्निकल बात है, ये टेक्निकल बात बताने के लिए तो विरमा जी राज्यसभा चैनल को देखने वाले लोग टेक्निकल विषय को जानना चाहेंगे। टेक्निकल बातें सबसे पहले आपसे टेक्निकल बात के लिए आपको टैक्स कंसल्टेंट को या कोई लीगल एक्सपर्ट को बुला लेंगे। नीलोत्पल दा, इतना बढ़िया आपका अगर लेफ्ट पार्टी होती ना तो आज वो हाल नहीं होता जो आप लोगों का हो रखा है। किया था वो क्यों नहीं पूरा कर पा रहा? आपने जो वादे पूरे किए बंगाल में हमने देख लिया ना करके। आपको ये जवाब देना पड़ेगा, चुनाव के पहले जो याद किया था वो पूरा नहीं क्यों कर? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? कर नहीं रहा ना। आप क्या कह रहे हैं कि 4 दिन में आके 15 लाख आपके अकाउंट में पहुंच जाए? आपने इतने वर्षों तक गड्ढा खोदा, देश को गड्ढे में डाल दिया और अब आप बोल रहे 4 दिन में गड्ढा से निकाल दो। अरे जवाब सुन लेते हैं नीलोत्पल दा, इनका जवाब सुनते हैं। शांत हो जाइए जी, शांत। आपने तो कितने वादे दिल्ली में किए थे, क्या किया दिल्ली का ये बताइए पहले। आप हमसे पूछना चाहिए क्या किया था, उससे आपका दोष। मैं जवाब तो दे दूं, जवाब ले लेते हैं, इसके बाद फिर सवाल आप करिएगा। देखिए, एक टेक्निकल पॉइंट ये समझ लीजिए, बहुत क्लैरिटी होगा। 800 लोगों में जरूरी नहीं है कि सबके सब जो है चोरी से पैसे बाहर, किसी का लीगल अकाउंट भी हो सकता है। इसीलिए इन्वेस्टिगेशन होता है और जिनका चार्जशीट होता है उनका नाम उजागर किया जाता है कि हाँ, फलाने आदमी ने ड्रग के पैसे को रखा, हाँ हसन अली के नाम पे फलाने लोगों ने पैसा रखा, इसके नाम को उजागर कर दो। तो इसलिए 800 लोगों में अगर 4 आदमी ऐसे हैं जो सच्चे हैं, जिनका अकाउंट लीगल है, उनके नाम को हम डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। बस इतना ही है संबित की फिर चुनाव के दौरान एग्जैजरेटेड अमाउंट क्यों बोला जाता रहा? कौन बोला है? नहीं सुनिए ना, आपने कहा ना कि 15 लाख रुपए आपके चाहिए, तो मैं बोल रहा हूँ 5 साल पूरे हो गए क्या? नहीं, आपने तो 100 दिनों में वापस लाने की बात कही। 100 दिन नहीं कहा था। अरे राजनाथ सिंह जी ने 100 दिनों में वापस लाने की बात कही थी भाई। 7 साल में गड्ढे खोदा, बोल रहे कितना बकेट पानी डाला उस गड्ढे में, ऐसे थोड़ी होता है। चुनाव में विज्ञापन में बताया गया 100 दिन के अंदर। चलिए अभी एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद आपका सवाल लेंगे, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। तो
तो चुनावी वादे और इरादे तो एक तरफ है, लेकिन अब देश की जनता जागरूक हो चुकी है और वो ये जरूर जानना चाहती है कि दरअसल देश का कितना पैसा विदेशी बैंकों में जमा है और कौन लोग हैं जो काले खाता धारक हैं, जो दरअसल हमारे देश का पैसा किसी न किसी बहाने या टैक्स इवेजन के बहाने या भ्रष्टाचार के बहाने विदेशों में जमा कर रहे हैं। सवाल यह है कि सरकार ये कह रही है कि हमने अपनी तरफ से पिछले 5 महीनों के दौरान कई सारे काम किए हैं, SIT बनाया है, स्विस बैंक से एग्रीमेंट किया है और सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी तरफ से नामों का खुलासा भी कर सकते हैं। लेकिन क्या इसके अलावा कोई और स्कोप है जिसके जरिए देश को ये पता चल सके कि दरअसल कितने लोग हैं और कौन लोग हैं जो इन खातों में देश का काला धन जमा कर रहे हैं? देखिए, अगर भाजपा चाहे तो वो लिस्ट आज रिलीज कर सकती है। हमारे मित्र काफ़ी देर से टेक्निकल बातों की बात कर रहे हैं। मैं ये स्पष्ट कर दूं, जो ये टेक्निकलिटीज़ बता रहे हैं बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि ये जो DTA की बात कर रहे हैं, जिसके तहत ये कह रहे हैं कि खुलासा सिर्फ चार्जशीट पे हो सकता है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले कह दिया है कि वो होल्ड नहीं करता। दूसरी बात, जिन 800 नामों की बात हो भी रही है वो स्विट्जरलैंड की सरकार से नहीं आए हैं, वो इनफॉर्मल चैनल से आए हैं। देयरफॉर जिन ट्रीटीज़ का ये खुलासा दे रहे हैं उन ट्रीटीज़ के तहत आते ही नहीं हैं। हर ये एविडेंस इस बात पर इशारा करता है कि बीजेपी की नीयत काले धन के मुद्दे पे साफ नहीं है और ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी 2014 में बीजेपी इतने बड़े मैंडेट पे भ्रष्टाचार के खिलाफ, काले धन के खिलाफ आई है और जो पहला मौका आज इन्हें मिला है, इनकी नीयत अब साफ हो गई है। इसलिए भाजपा के बाकी सारे वायदों पर भी आज सवाल उठता है, क्योंकि अगर ये काले धन के मुद्दे पे पीछे हो सकते हैं तो हर मुद्दे पे पीछे हो सकते हैं और देश की जनता अब भाजपा से ये सवाल पूछना चाहती है कि हमें धोखा क्यों दिया जा रहा है। देखिए, पहला तो मैंने आपको एक बात कहा था, दोबारा कह देता हूं कि जर्मनी ने जो चिट्ठी लिखी थी कि आप इसी तरह नाम को बताएंगे तो हमारा सोर्स ड्राई हो जाएगा, इसलिए वो तमाम पार्टी जो चिल्ला रही हैं कि नाम को आज बताओ, अभी बताओ, ये क्यों चाहते हैं कि बाकी लोगों के नाम को हिंदुस्तान में ना लाया जाए? किसको बचाना चाहते हैं आखिरकार? नहीं, लेकिन ये बात तो तब आप जब विपक्ष में थे तब भी आप कहते थे आज ही बताओ, हमने कहा था, इसी वक्त बताओ। हमने कहा तो आएंगे तो 100 दिन में काला धन भी वापस वो चिट्ठी कब आया, वो चिट्ठी कब आया जर्मनी से? मैंने अभी कहा था अगस्त 2। मैं बीच में किसी को इंटरफेयर नहीं करता हूं और एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरे को कोई भी इंटरफेयर ना करे। एक सेकंड, मैं किसी को इंटरफेयर नहीं करता हूं और मैं चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी भी इंटरफेयर ना करे। देखिए, वो चिट्ठी जर्मनी से अगस्त 2014 में आया तो हमने एक स्ट्रांग स्टैंड लिया है कि हम तो सबको उजागर करेंगे, जिन लोगों के खाते हैं किसी का सोर्स ड्राई नहीं होने देंगे, हम लाके दिखाएंगे। इस बीच में तमाम लोगों को पेनल्टी भरने और अपना सेटलमेंट करने का एक तरह से रास्ता कर देंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम वो नहीं है जो हसन अली को बचा के ले जाए, बिकॉज हसन अली के पास किसके पैसे हैं ये भी पूरा देश जानता है। जिस प्रकार से प्रीवियस डिस्पेंसेशन में, ये क्लियर कर दीजिए अगर मैंने गलत सुना। मैंने तो ये सुना है कि बहुत सारे लोग जो है अपनी तरफ से कह रहे हैं कि भाई हम पेनल्टी भरने के लिए तैयार हैं, हमारा जो है बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है। तो लोग कह रहे हैं ना, वो हम कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं, वो लोग आके क्या कह रहे हैं आपको? खबरों में जिस तरह से अनऑथराइज्ड सोर्सेस की तरफ से ये सब खबरें आ रही हैं, जो भी खबरें आ रही हैं, यही है ना कि किसी टीवी डिबेट में बैठकर किसी एक आदमी और जो नाम उजागर किए जाएंगे उन्हीं में से कुछ नाम ये कह रहे हैं कि भाई हम सेटलमेंट कर लेना चाहते हैं और हमारा नाम उजागर मत करिए। एक सेकंड, देखिए मेरे को कितना इंटरफेयर किया जाता है, एक सेंटेंस बीजेपी नहीं बोल पाती और सब लोग बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। ये बोल रहा हूँ, ये सब जो संतुलित तकनीकी बात हो रही है, ये तो चुनाव के पहले भी ये तकनीकी और संतुलित बातें हो सकती थी, नहीं हुई है। क्योंकि तो SIT बनाए तो हमने, चुनाव से पहले किसने SIT बनाया? जबकि 4 साल से आपने अभी बोल रहा था कि आप दूसरे लोगों के तो बीच मैंने में सुना, मैं अपने खेलने का तरीका बदल दिया मैंने। नहीं, आप टोकते नहीं, मैं तो टोका नहीं, बदल देता हूँ। मैं तो टोका नहीं आपको, तो इसीलिए नहीं, लेकिन खेलने का तरीका आप ही वाला पसंद किया जाता है। गलत बात है। हसन अली ये सब पूरा अभी तक मतलब वो ढूंढ निकालना पड़ेगा, तो उसमें भी कभी कभार ये सवाल कोई मीम अफजल जी शायद बोलेंगे कि वो भी तो कोई अभी तक तयशुदा बात नहीं है, अभी तक प्रमाणित नहीं हुआ कोई कोर्ट में, तो इसीलिए इसमें हम ना जाए। सवाल है सिद्धांत का, सवाल है नियत का। ये बोले कि हम डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी नहीं चाहते। सबसे ज़्यादा यातायात हमारे देश के अंदर वित्त का होता है मॉरिशस के जरिए, तो मॉरिशस के साथ हमारा जो डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, देखिए कांग्रेस भी कैसा है, उन्होंने हमेशा वामपंथी लोग बजट के दौरान ये आवाज़ उठाते थे कि आप कैपिटल गेन्स टैक्स लगाओ, उन्होंने बोलते थे नहीं लगाया जा सकता है, हमारा डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट है। तो वो बोले
कि डबल टैक्स एग्रीमेंट हम करेंगे नहीं, खास करके उन देशों के साथ जिसका कर व्यवस्था और हमारी कर व्यवस्था में अंतर है, तो वो नहीं बोलेंगे। तो इसीलिए ये बहुत सारे कुछ हो रहा है। ये ये देखिए 150 दिन में काले धन नहीं आया, लेकिन गौतम अदानी को फॉरेस्ट लैंड मिल गया। पूरा देश का जो फॉरेस्ट कानून है उसका उल्लंघन करते नहीं, हम उस पे तो चर्चा करेंगे कि हमारे देश में काले धन को लेकर सरकार क्या करेगी, किसके लिए आए हैं। नहीं, हम इस बात पे जरूर चर्चा करेंगे कि हमारे देश के अंदर जो काला धन है उसकी बरामदगी के लिए सरकार क्या करेगी और उसके रखवालों के लिए क्या करेगी, आए वो हम चाहते हैं जी। लेकिन मीम अफजल साहब भी कुछ सवाल करना चाहते हैं। मीम अफजल साहब, मैं इंटरवीन करना चाहता हूं। हाँ, देखिए अमृता जी, बुनियादी बात यह है कि संबित पात्रा जी बार बार टेक्निकल बातों का जिक्र कर रहे हैं, उन्हीं टेक्निकल बातों का जिसका हम करते थे। लेकिन ये अभी सही दादा ने सही बात पूछी कि ये टेक्निकलिटीज आप इलेक्शन के से। अब मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं, अभी इनकी गुफ्तगू से ये बात भी सामने आई है कि सारे लोगों का पैसा जो है वो काला धन नहीं हो सकता, कोई जरूरी नहीं है। बहुत से लोगों का लीगल तरीके से पैसा हो सकता है। आपने 136 की लिस्ट कैसे बनाई, तैयार की, और इसको आपने प्रेस में लीक क्यों किया, ये इसका जवाब अभी तक कोई नहीं आया बीजेपी की तरफ से। दूसरी बात, आप अगर ये समझते हैं कि कुछ लोग जिनका धन बाहर है और वो लीगल है, आप उनका नाम पहले डिक्लेयर कर दीजिए, ताकि ये तो लगे कि आप कुछ ईमानदार हैं और ये भी पता लग जाए कि वो ईमानदारी से लीगल लोगों का नाम डिक्लेयर कैसे हो सकता है, कैसे हो जाएगा, डिफॉर्मेशन होगा। 136 के खिलाफ जो तथाकथित नाम है, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन इस सरकार ने बहुत कम दिनों में पूरा कर लिया है। लेकिन बात ये है संबित कि फिर वित्त मंत्री जी केवल कांग्रेस पार्टी के एक पूर्व मंत्री की तरफ ही केवल इशारा क्यों कर रहे हैं, उसमें और भी बहुत सारे लोग होंगे, इशारा केवल एक ही तरफ क्यों है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बिना इंटरप्शन के इसका जवाब सुन लीजिए। पहली विषय है कि वित्त मंत्री जी ने कोई इशारा कांग्रेस के यूपीए के मंत्री की तरफ नहीं किया है, मुस्कुराया है। वो मुस्कुराना तो कोई मुस्कुरा सकता है, तो वो अलग विषय है। नहीं, एग्जैक्ट लाइन में आपको बता सकती हूं। मैं पूरा इंटरव्यू सुना हूं, पूरा इंटरव्यू सुना हूं। उनको जब पूछा गया तो उन्होंने मंद मंद मुस्कुरा दिया। मुस्कुराना अच्छी बात है। दूसरा विषय है, दूसरा मैं इसमें बता दूं खुद क्या हुआ। चिदम्बरम साहब से भी पूछा गया कि क्या अगर कांग्रेस के कोई मंत्री का नाम होगा तो क्या पार्टी जिम्मेदार होगी, तो चिदम्बरम साहब ने क्या कहा कल, उन्होंने कहा नहीं, इंडिविजुअल होगा। तीसरा, चिदम्बरम साहब से यह भी पूछा गया कि आपने लिस्ट देखा जब आप वित्त मंत्री थे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। वो वित्त मंत्री होते हुए कहते हैं मैंने ना तो जरूरत समझी लिस्ट देखने की, ना मैंने लिस्ट मंगाया। वित्त मंत्री देश का, काला धन इतना बड़ा मुद्दा, वित्त मंत्री लिस्ट क्यों नहीं देख रहा है? ये कैसी गजब बात है। और दूसरी बात है, यूपीए का मंत्री अगर उसमें शामिल है तो मंत्री का तो जो बक स्टॉप्स होता है वो तो फाइनली पीएम के द्वार पे होता है। अगर मंत्री घोटाला करता है तो कौन घोटाला करता है? जिम्मेदार तो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर होता है। तो ये इंडिविजुअल कैसे हो जाएगा? हाँ, कोई इंडिविजुअल नहीं। मेरा सवाल ये था संबित, मेरा सवाल ये था कि अगर 800 लोग हैं और उसमें से 136 लोगों के भी नाम आ रहे हैं, तो टारगेट केवल कांग्रेस पार्टी पे क्यों किया जा रहा है? बाकियों के भी नाम उजागर हो जाते हैं। ये लिस्ट तो भारतीय जनता पार्टी 11 अशोका रोड में नहीं लिखी है ना, ये लिस्ट तो फॉरेन से आया है। अगर नाम इनके नहीं है, इनको पता है कि करप्ट, डर क्यों रहे हैं? 136 भी आए या एक नाम आ जाए, समित सवाल ये नहीं है कि कांग्रेस क्या किया, बीजेपी क्या कर रही है, वो सवाल इन्होंने पूछा ना। सवाल ये है कि आपने एक मुद्दा लोगों के सामने, मतदाताओं के सामने छेड़ दिया है और आप बहुमत अकेले में हासिल किया, सरकार में आया। सवाल उठता है आप कैसे जो चुनावी वादा किया था वो निभा रहे हो। वो निभाने में वो जो 136, 800 कानून, वादा, ये जो तमाम किस्म का बात कर रहा है ना, ये आप लोगों के साथ विश्वासघात कर रहे हो। अब कांग्रेस कितना खराब है, कांग्रेस को तो लोगों ने हटा दिया है। वो जो जिक्र आप कर रहे हो ना, उसका कोई प्रासंगिकता नहीं है। कांग्रेस को तो लोगों ने हटा दिया, उसको वोट नहीं दिया। आपको वोट दिया इस उम्मीद के साथ कि ये काम आप करोगे, आप नहीं कर रहे हो। और आप शब्दों को कबड्डी के जरिए एक धूम्र जाल पैदा कर रहे हो, जिससे लोगों को समझ में ना आए। चलिए आपका जवाब दीजिए, फिर मैं विरमानी साहब। दादा, मैं आपने कहा ना कि आपने ये विषय छेड़ दिया, मैं मानता हूं आप सब चुप बैठे थे, भारतीय जनता पार्टी ने ही काला धन का मसला छेड़ा। क्यों चुप बैठे थे इतने वर्षों तक? जब काला धन करोड़ों के विरुद्ध बाहर जा रहा था, ना बोलो। अगर वामपंथियों के खिलाफ ये बात करते हो कि
हम सवाल नहीं उठाए। ये तो बिल्कुल सच के परे होंगे ना। लगातार वामपंथी पार्टियों ने इस बात का जिक्र किया, सबको जानता है। सुन लीजिए, 2009 में टास्क फोर्स किसने बनाया? हमने बनाया। टास्क फोर्स ने पहली बार पूरा रकम इत्यादि सब कुछ डिस्कशन हमने किया। सही कह रहे हैं 2009 में। हाँ, 2009 के पहले चुनाव में, ये चुनाव दूसरा चुनाव है। 2009 के चुनाव में भी काला धन मुद्दा था, तभी तो मनमोहन सिंह कह रहे थे 50 दिन दो, 100 दिन दो, मैं सब ले आऊंगा। पहले मान भी नहीं रहे थे कि काला धन है, उसके बाद हमारे कहने पे मान भी गए, फिर वापस भी लाने वाले थे, वापस लाने के बदले रखवा दिया कुछ और लेके, वो अलग बात है। मगर तो ये इसी तरह से 100 दिन 50 दिन 100 दिन 50 दिन में आप भी घुसे हुए हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है बिरमानी साहब कि एक तो ये है कि विदेशों में जमा जो काला धन है उसको ले आने के लिए अब इतनी तकरार हो रही है, पर सच ये है कि हमारे देश के अंदर भी 70 से 80 बिलियन डॉलर एवरी ईयर जनरेट हो रहा है काला धन। उसको लाने के लिए और उसको हासिल करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? इसमें दो इश्यूज हैं क्योंकि टाइम कम है। एक तो होता है जो फ्लो होता है, इनकम होती है, और एक एसेट होते हैं। हम जो अब तक बात कर रहे हैं वो खाली एसेट होता है, वो जिनकी बहुत काला धन हो वो उसको सेव करके एसेट में डालते हैं। तो बिग वो नीचे है जो चल रहा है, ऊपर से नीचे तक, गो डाउन टू द विलेज लेवल। ये विलेज की बात कर रही थी अभी। तो एक तो ये चीज़ है जो फ्लो वर्सेस स्टॉक, और दूसरा है जो तरीके हैं वो चेंज हो गए हैं ओवर द लास्ट 10, 15, 20 ईयर्स। पहले हम खाली टैक्स इवेजन की बात करते थे, कितने डेकेड से बात कर रहे हैं। अब जो है और चीज़ें आ गई हैं, खास करके करप्शन, भ्रष्टाचार जो आपने बोला है, दैट इज़ अ बिग इशू। मैंने एक 2002 में पब्लिश किया था पेपर, तो मैं तो इसको 20 साल से बात कर रहा हूँ। ये साहब भी कर रहे हैं, ये टैक्स इवेजन की बात कर रहे हैं, मैंने इंटरनेशनल जर्नल्स में लिखा है इसके बारे। तो जो नेचर ऑफ ब्लैक मनी है, वो नेचर कहो, इट्स नॉट एक्चुअली नेचर, पर जो जनरेशन हो रही है वो करप्शन से अब बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इस पे हमें ध्यान करना पड़ेगा, और ये इतना बड़ी चीज़ है। इन्होंने शायद रेज़ किया था, ये बताएंगी, पर इसको परस्यू नहीं किया प्रॉपरली। आई एम सॉरी टू से, इवन आप आदमी आई वाज वेरी इंकरेज कि ये इशू को रेज कर रहे हैं, जो मैं डेकेड से बात कर रहा हूँ। तो बट स्टिल दिस इज एन इशू विच वी नीड टू आगे कैसे बनना। जो ब्लैक मनी वाला मुद्दा है, ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के फंडिंग से भी बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ है, और हम इन दोनों को क्लोज जोड़ के इसलिए देखना पड़ेगा क्योंकि जो ये आशय है कि क्यों कांग्रेस पार्टी या क्यों बीजेपी इसको परस्यू नहीं कर रही है, बिकॉज अगर आप सारी पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग देखिए, वो जो कहते हैं उनकी इनकम है, वो उनके एक्सपेंसेस जो साफ नजर आते हैं उनकी होर्डिंग्स में, उनकी मीडिया में, सिर्फ एक फ्रैक्शन है, 10% भी नहीं है उनकी फॉर्मल इनकम। तो पैसा कहां से आ रहा है? जो ब्लैक इकोनॉमी से पैसा जनरेट हो रहा है, इन बड़ी बड़ी पार्टियों के फंड्स में जा रहा है। इसीलिए इनमें से किसी की भी नीयत नहीं हो सकती है ब्लैक इकोनॉमी वाले मुद्दे को सुलझाने के लिए, क्योंकि इन सब पार्टी के अपने पर्सनल इंटरेस्ट ब्लैक इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब इसका टिप्पणी है, आरपी अगर ब्लैक मनी रोकना चाहते हैं, उसके ऊपर काबू पाना चाहते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में पॉलिटिकल पार्टी का जो फंडिंग है वो भी इलेक्शन कमीशन के सामने जो दर्ज करना है उसमें शामिल कर। सालों से ये मांग हो रही है, लेकिन आज तक तो नहीं बीजेपी का राय इसके बारे में क्या है बता दे। इलेक्शन कमीशन ने इस तरह की कोई बीजेपी सरकार चला रही है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, वो बता दे उसका राय क्या है इसके बारे में। ठीक है, अभी अतसी जी कह रही थी कि भाजपा पता नहीं कहां से काला धन ले आ रही है और सब इलेक्शन कर रही है, मगर मैं बता दूं अभी हाल फिलहाल में जो रिपोर्ट आया कि इन्हीं के मध्य प्रदेश के एक कैंडिडेट जो कि एमपी का चुनाव लड़े थे, उनका पूरा कच्चा चिट्ठा खुला, किस प्रकार से काले धन का इस्तेमाल वो कर रहे थे और जो एनजीओज को किस प्रकार से वो इस्तेमाल कर रहे थे काला धन जनरेट करने के लिए। ये तो पूरे सबके सामने ये टेबल रखा गया। खैर ये विषय नहीं है, देखिए इलेक्शन कमीशन के सामने हर कोई अपना अकाउंट रखता है, ये एक अलग विषय है, मगर जो हम डिस्कस कर रहे हैं और जो विरमानी साहब ने कहा कि द करप्शन इज द मेन एक सेकंड करप्शन इज द मेन जनरेटर ऑफ ब्लैक मनी, इसमें कोई दो मत नहीं है। आप बताइए, यहाँ जितने पैनलिस्ट बैठे हैं, जो जनता बैठी है, वो बताए मोदी जी के कैबिनेट में कोई एक व्यक्ति है जो करप्शन को बढ़ावा दे रहा है? न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये मकसद है इस सरकार का। कल ही रिपोर्ट आई है एडीआर की, कल ही रिपोर्ट आई है एडीआर की, जिसमें बताया गया है कि रेल मंत्री का 100%। आपने पूरा रिपोर्ट क्यों नहीं? आप तो देश के जाने माने एंकर हैं, आपको पूरा रिपोर्ट पढ़ना था। उसने पढ़ा है? आपने पूरा पढ़ा रिपोर्ट? एक सेकंड, आप बचाइए मत इनको अभी, एक सेकंड, आपने पूरा रिपोर्ट क्यों नहीं पढ़ा? पूरे रिपोर्ट की क्या जरूरत है? आप सिर्फ इसी का जवाब
आपने दीजिए ना, जो एडीआर ने कहा है कि रेल मंत्री का 100% जो पूरा क्यों नहीं पढ़ा आपने? उनका बजट बढ़ गया है। 10 करोड़ बढ़ा है 5 महीने में। क्या कहा रेल मंत्री ने? उन्होंने कहा कि मैं 2 साल पहले 10 करोड़ रुपए का लोन लिया था, जिसमें 2 करोड़ रुपए एडवांस पेमेंट हो रखा है। तो उन्होंने चुनाव आयोग में क्यों नहीं उस वो हलफनामा दिया है? दिखाया ना उन्होंने, ट्वीट करके वो पूरा चेक वेक सब भेजा है कि नहीं? आपको ट्वीट पढ़ी है? नहीं, सिर्फ एक की बात नहीं है। एडीआर एक की बात थी, अब एक की बात नहीं है। देखिए, एडीआर ने तमाम मंत्रियों के हलफनामे की जिक्र किए हैं, जिसमें से मैंने सिर्फ एक का उदाहरण दिया। मैंने एक का उदाहरण यहाँ डेमोलिश किया, ये कह के कि वो फेडरल बैंक का चेक भी उन्होंने दिखाया है जहां से उन्होंने लोन लिया था। लोन लेना तो अलाउड है इस देश में। एडीआर की रिपोर्ट को रिकॉग्नाइज्ड रिपोर्ट मानी जाती है। I think this is not a party political issue. It's a very important national issue. I'm sorry, I'm against all this making it a party issue because I have tweeted on this. This is a fundamental national problem. We agree. It infects everything. So please, I would plead with everybody, please do not make corruption a party issue. We must do something. Solution बताइए, आप बताइए, ये बताएं और हम डिस्कस करें। इन्होंने एक सोल्यूशन बताया कि पॉलिटिकल फंडिंग्स को अगर रोका जाए तो शायद इसको रोका जा सकता है, लेकिन इसके अलावा सोल्यूशंस और क्या हो सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे और एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो जनता को भी अपनी चर्चा में शामिल करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल उनके मन में क्या सवाल हैं और वो क्या चाहते हैं सरकारों से। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं काले धन के मुद्दे पर। क्या असल में देश को पता चल पाएगा कि विदेशी बैंकों में कितना काला धन हमारा जमा है और कौन लोग हैं जो इसके रखवाले हैं और उनका नाम कैसे उजागर हो सकेगा? सीधे जनता के पास चलते हैं और आपके सवाल लेते हैं। जी, गुड आफ्टरनून सर। मेरा सवाल आपसे है सर, आप काला धन जब लाएंगे तब लाएंगे, लेकिन अभी इनका मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि पिछले 5 महीनों में आपने ऐसा क्या किया कि ब्लैक मनी और जनरेट इंडिया से ना हो पाए? क्योंकि 5 महीने में हम वास्तविकता में देखते हैं कि कहीं भी भ्रष्टाचार तो सर कम हुआ नहीं है, और ना ही अभी तक आप लोगों ने भी ये नहीं बताया कि आप लोगों ने इलेक्शन में कितना पैसा खर्च किया था। अभी तक इसका कोई भी जवाब नहीं है, जबकि ये रूल है कि 90 दिनों के अंदर ये बताना होता है। तो सर इस पर आप लोगों ने पहला विषय है, अगर 90 दिनों के अंदर आप बताएंगे नहीं तो इलेक्शन कमीशन आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा। इसलिए तमाम जितने कैंडिडेट इलेक्शन लड़ते हैं उनको अपना ब्यौरा इलेक्शन कमीशन के पास रखना ही पड़ता है। सबने रखा है, केवल मेरी पार्टी के लोगों ने नहीं, जितने पार्टी के लोगों ने चुनाव लड़ा था सबने अपना अपना ब्यौरा कितना खर्च किया और उसकी रसीद के साथ इलेक्शन कमीशन के पास रखा है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है कि कैसे काला धन जो जनरेट हो रहा है उसे बंद किया जाए। 5 महीने में क्या किया? सबसे महत्वपूर्ण विषय एक ही होता है, टॉप टू बॉटम जाता है करप्शन रोकने का प्रणाली जो है। प्रधानमंत्री, उनकी कैबिनेट अगर भ्रष्ट में लिप्त नहीं होते हैं, भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, तो ये मैसेज नीचे तक जाता है, बहुत सख्ती से इंप्लीमेंट होता है। आज हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि जो कैबिनेट है, प्रधानमंत्री हैं, वो 1 पैसा भी मारते हैं। जिस प्रकार से 10 वर्षों तक हमने लूट खसोट देखा है, उसके कंपैरिजन में आज की ये सरकार बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल है। गुड आफ्टरनून सर, मेरा क्वेश्चन भी आपके लिए ये है। जैसे अभी आपने कहा था कि मनमोहन सिंह जी ने पहले यूपीए 2 में बोला था कि हम 50 डेज में जो भी ब्लैक मनी है वो वापस ले आएंगे, और अभी और वो नहीं ला पाए। और अभी आपके भी सरकार ने यही बोला है कि हम 100 डेज में वो चीज़ को वापस ले आएंगे, बट वो नहीं ला पाए। मतलब आपके और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, हमने आपको पावर में लाके फिर से वही गलती करी है जो हमने पिछली बार करी थी। नहीं, आप अगर एक छोटे से विषय को, ये 100 डेज और 50 डेज पे आप इस सरकार को गलत मानते हैं तो मुझे दुख होगा। ये सरकार अपने आप में नहीं, माइक नहीं है अभी आपके पास। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि हमने कहा कि हम कालाधन लाएंगे, और मैंने आपको जैसे बहस के शुरुआत में भी कहा, इस पूरे विषय को हमने जड़ से शुरू किया है और हम ही इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। मैं आपको याद दिलाऊं, जब काले धन पे टास्क फोर्स भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था, उस समय हम सरकार में नहीं थे, तो कांग्रेस और मनमोहन सिंह जी ने कहा था काला धन जैसा कुछ भी नहीं होता है, इसलिए ये एक विषय ही नहीं है। फिर उसके बाद वो माने कि कालाधन होता है, वहां मानने से लेके आज तक के जंग को लेकर हम किस प्रकार से इंटेंशन के साथ लड़ रहे हैं आप तमाम लोग देख रहे हैं। एसआईटी हमने बनाया है, स्विट्जरलैंड के साथ करार किया है, नाम भी डिक्लेयर करेंगे, एक भी नाम नहीं छूटेगा, आप आश्वस्त रहिए, और कालाधन भी आएगा। आपने कोई गलती नहीं की है एक अच्छे सरकार को चुन के।
तो सर आपको लगता है कि नैतिकता के आधार पर जो जनता ने आपको चुना है और आपका चेहरे ताक रही है कि कब आप नाम ले या कब आप इस तरह धन को लाए, नैतिकता के आधार पर सर उस जनता से आपने माफ़ी नहीं मांगी अभी तक, मतलब माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी इस मामले में अभी तक आपको? देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय बताऊं, आज 4 महीने बाद यहाँ हम काले धन कैसे आएगा एक बहुत अच्छे डिस्कशन को अंजाम दे रहे हैं। और मैं आज आपको लिख सकता हूं कोरे कागज के ऊपर, अगर 4 महीने के बाद हम डिस्कस कर रहे होते कांग्रेस के समय, तो हम अभी 40 ऐसे स्कैम के बारे में डिस्कस कर रहे होते जहां 140 लाख करोड़ रुपए देश से बाहर चला गया होता। पहला कदम जो इस सरकार ने नहीं, हाइपोथेटिकल नहीं है, ये हाइपोथेटिकल जवाब नहीं है। हमने देखा है कि इस प्रकार से कांग्रेस के समय गिट्टी रोड़ी के नीचे भी एक स्कैम दबा हुआ था। स्कैम समाप्त हो गया है इस देश से, देश का धन बाहर नहीं जा रहा है। यह अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जहां तक काला धन के वापस लाने का सवाल है, मैं उसको 50 बार तो बोल नहीं सकता हूं कि क्या किया। नहीं, आप बताओ, आप तो इतना भाषण आप बताइए पूरा, ये समाप्त हो गए, 4 मेंबर इनके नहीं है और इतनी जोर आवाज करते हैं। आप जो सवाल का जवाब बताइए ना, इसमें बार बार कांग्रेस को क्यों घसीट के ला रहे हो? कांग्रेस का तो ठिकाना लगा दिया जनता ने खुद, तो उसके लिए आपको कोई जिम्मेदारी अतिरिक्त लेना नहीं पड़ेगा। आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि आपने जो वादा किया था वो क्यों नहीं पूरा हुआ। आप बोल रहे हो कि कोई भी जो सत्ता में आने के बाद एक काना कड़ी का, ये बता दो कि हमारा देश के अंदर जो वन कानून है, उस वन कानून के तहत आप किसी को वो वन कानून को कोई उद्योग बनाने के लिए, कोई खुदाई के लिए, खनन के लिए नहीं दे सकते हो। दिया गया है। देखिए नीलोत्पल, कम्युनिज्म का अपना फिलॉसफी है, हम उस फिलॉसफी को मानते भी नहीं है, तभी हम चुनाव जीत के नहीं। आपकी लेफ्ट की आइडियोलॉजी अलग है, ये बीमारी है, डॉक्टर होते हुए ये बीमारी से छुटकारा आपको मिलना चाहिए कि आप किसी का अलग है, इकोनॉमिक पॉलिसीज हमारी अलग है, हम अपने पॉलिसीज के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो वो पॉलिसी गलत होता तो हमें जनता नहीं है। ये सिलसिला चलिए हम इस मुद्दे से आगे बढ़ते हैं और जनता के सवाल ले लेते हैं जो पब्लिक के मूड में है। बेसिक कंसेप्ट है वो यही है कि जिस प्रकार का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर अभी इंडिया में है उसको ध्वस्त करके एक नए इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को खड़ा करना चाहिए। हम उसको मानते नहीं है, हम अपने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे आगे बढ़ेंगे, उसमें करप्शन नहीं होगा। आपके इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को जनता ने ध्वस्त कर दिया। आपको जनादेश मिला है, इसीलिए तो आपसे इसीलिए तो अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम राजनीति पार्टी की बात नहीं करेंगे, जो भी राजनीति पार्टी है जो विदेश में अपना काला धन मतलब रखी हुई है स्विट्जरलैंड बैंक में। मेरा सवाल ये, हम देश की इंटरनल प्रॉब्लम की बात करते हैं, जैसे टैक्स चोरी हो गया, ठीक है, जैसे कोई भी मतलब शॉपकीपर है, मतलब वो टैक्स सही से नहीं दे रहा है, जैसे कोई भी प्रोफेसर हो गया, सर्विस मैन हो गया। मेरा सवाल ये है सर, ये इस ब्लैक मनी को कैसे रोका जाए? देखिए, 2 चीज़ें हैं। टैक्स इवेजन की बात कर रहे हैं। एक तो अगर ब्लैक मनी हो रहा है इसका मतलब ये यू हैव टू सेपरेट जो मॉरल इशू है और इकोनॉमिक इशू है। ये एक्चुअली 2 अलग चीज़ें हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी टैक्स इवेजन हो रहा है उससे ओवरऑल सिचुएशन बुरी होती है। अगर बैड पॉलिसीज़ हों, अगर गलत पॉलिसीज़ हों, उससे आपका ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। कई बार इवेशन होता है उसको गोइंग अराउंड उसका, तो एक्चुअली इकोनॉमिक इफेक्ट उसका बुरा नहीं होता। बट मॉरली वी कैनॉट से दैट एज अ गवर्नमेंट और एज अ पार्लियामेंट वी कैनॉट से इट। तो यू हैव टू बी क्लियर। तो जो हम स्टडी करते हैं इवेशन या इसको, उसमें कई जैसे चीन में कहते हैं या इंडोनेशिया में कहते हैं, वो कहते हैं एफिशिएंट करप्शन। Now morally we cannot say कि corruption should be there and it should be efficient. But अगर corruption को आप नहीं हटा सकते, then the economist says better to have efficient corruption rather than thing which undermines your whole nation. तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा, अगर आप टैक्स इवेजन की बात करिए, बड़ा सिंपल फार्मूला है जो हमने 91 से किया था, जिसमें मैं पूरी तरह इन्वॉल्व था, which is simplify the taxes, reduce the rates and encourage voluntary compliance, जिसको कहते हैं आसान कर दीजिए। मैंने कई केसेस सुने हैं पिछले 2-3 साल में भी, इट इज़ अमेजिंग। वो कहते हैं हम पैसे देने चाहते हैं अपना टैक्स, चेक भेजते हैं, एक्सेप्ट नहीं होता, आपने फॉर्म नहीं भरा प्रॉपरली, आपको फॉर्म मिलेगा ही नहीं। कई सेल्स टैक्स देना चाहते हैं, वो कहते हैं हमें फॉर्म ही नहीं मिलता, वो कहते हैं ये डेडलाइन है 10 तारीख तक, फॉर्म ही नहीं देते। हर सरकार लाखों करोड़ रुपया
टैक्स वेवर दे रहे हैं कॉर्पोरेट्स को। इस बार भी अरुण जेटली 5,70,000 मैं उनका क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ, आप नहीं, किसी और का कर रहे हैं। वो एक अलग बहस का मुद्दा है। मैं चाहती हूँ एक सवाल के लिए मेरे पास वक्त रह गया जी, पूछिए। बार बार आप बात करते हैं कभी भी कि इंटेंशन है, आपको चिंता है, पर आपकी जैसे ही सेंटर में गवर्नमेंट आती है दिल्ली में एंटी करप्शन ब्यूरो को ख़त्म कर देते हैं जो करप्शन के ऊपर काम करती है, और दूसरा वही पहलू लेकर आप आते जो यूपीए गवर्नमेंट है सबने किया। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता जो वादे करते थे 100 दिन के 100 दिन में लाएंगे, आप वही गेम कर रहे हैं? उत्तर दे दूं मैं, वही गेम कर रहे हैं और आप बचने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक सवाल उठा लूं जो कि आम आदमी पार्टी ने भी उठाया था और अभी भी उस पर खेल रही है कि एंटी करप्शन ब्यूरो को दिल्ली से हटा दिया गया। ये समझ लीजिए कि एंटी करप्शन ब्यूरो में एक क्लॉज था जो उनको इनैक्ट बहुत पावरफुल बनाती थी दिल्ली में। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एंटी करप्शन ब्यूरो दिल्ली में और सीबीआई 2 बॉडीज हैं, ये अलग अलग हैं, इसलिए दोनों को मिक्स नहीं किया जाए, ये पर्टिकुलर क्लॉज हटा देना चाहिए। क्योंकि आपको याद होगा आम आदमी पार्टी ने यहाँ कुछ मंत्रियों के खिलाफ केस किया था, ब्लैक कुछ विषय को लेकर कांग्रेस के कुछ मंत्रियों पे केस किया था। उस हाँ मुकेश अंबानी सब पे केस किया था। उस समय कोर्ट एक सेकंड उस समय कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता दिल्ली पुलिस जाके कन्याकुमारी से किसको अरेस्ट करके ले आए, इसके लिए सीबीआई करेगी। ये जो क्लॉज है एंटी करप्शन का, इस क्लॉज को हटा दिया जाए, ये माल फंक्शनिंग इसलिए वो क्लॉज देखिए ये एक दूसरी तरफ चला जाएगा। अगर सीबीआई और सीबीआई के इस्तेमाल के बारे में हम बात करेंगे, मिसलीड नहीं किया, आप पता लगा लीजिए होम मिनिस्ट्री से जाके, बीजेपी एंटी करप्शन ब्यूरो वैसे ही है, वो क्लॉज जो कि उसको सीबीआई के बराबर खड़ा करती थी, वो क्लॉज। आखिरी सवाल मैं करना चाहती हूँ विरमानी साहब, आपने कहा कि टैक्स चोरी के तरीके अब बदल गए हैं, अब इंटरनेशनल टैक्स के या इंटरनेशनली जो काले धन को लेकर जो समझ बन रही है वो अब बदल चुकी है। जो टैक्स चोरी के अड्डे हुआ करते थे पहले वो भी अब बदल गए हैं। G20 ग्रुप देशों में एक सहमति बनी थी और वो सहमति ये थी कि 2017 तक सारे देश आएंगे और अपनी तरफ से खुद अपने बैंकों में जमा धन के बारे में खुलासा करेंगे। एक समझौता हुआ था OECD का भी। उन सब चीज़ों को लेकर क्या अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है और किस तरह से आगे बढ़ने की ज़रूरत है ताकि जो इंटरनेशनली काम हो रहा है ब्लैक मनी को रोकने के लिए वो हम भारत में भी अपना सकें, और कम से कम ये सरकार हो या कोई भी और सरकार हो, देश को देश का पैसा वापस मिल सके। सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि तरीका क्या होना चाहिए। तो फाइनली क्योंकि ये इश्यूज डिस्कस नहीं हुई, कई चीज़ें बैड पॉलिसीज़, गलत पॉलिसी से जनरेट होती हैं। तो टैक्स पॉलिसी, टैक्स सिंप्लीफिकेशन की हमने बात की, कई और पॉलिसी होती हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कहते हैं। जो लैंड पॉलिसी है वो बहुत गलत है। जैसे लैंड यूज़ लेजिस्लेशन होते हैं जिस तरह हम करते हैं, कई विदेशों में वो हेयरिंग्स करते हैं और फिर बदल देते हैं ताकि सारा ओपन में होता है, हमारे को पता ही नहीं लगता। कई मतलब लैंड यूज अगर चेंज करना है तो ट्रांसपेरेंट, हाँ ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरत है। सो कई पॉलिसीज़ हैं, प्रोसेसेस हैं, वो बिल्कुल गलत हैं और इस करके ज़्यादा करप्शन होती है। जैसे नेचुरल रिसोर्स का हमने बात किया, मिनरल्स का ऑक्शन, ये चीज़ टेलीकॉम की, मैंने 20 साल पहले पेपर लिखा था जिसमें कहा था कि ऑक्शन होना चाहिए स्पेक्ट्रम, वो हमें इतनी देर लग गई है। तो ये गलत पॉलिसी से इस तरह की कई चीज़ें इस वक्त बात नहीं कर सकते, पर कई गलत पॉलिसीज़ हैं जो इन चीज़ों को जनरेट करती हैं। जी, आपको क्या लगता है कि अगर इस तरह की चीज़ें रोकनी है, अगर काले धन के जनरेशन को रोकना है तो क्या किया जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो पॉलिटिकल इंटेंट ज़रूरी है। मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि कांग्रेस और बीजेपी जैसी पार्टीज़ जो इतनी क्लोजली लिंक्ड हैं इस करप्ट नेक्सस से, कभी उसे दूर नहीं करेंगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आज के दिनों में चाहे लैंड पॉलिसी और नेचुरल रिसोर्स पॉलिसी के अलावा पॉलिटिकल और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं। जब तक हम पॉलिटिकल पार्टीज और उनकी फंडिंग को ट्रांसपेरेंट नहीं करते हैं, हम 20,000 वाला क्लॉज नहीं हटाते हैं, तब तक सारी पॉलिटिकल पार्टीज ब्लैक मनी से पॉलिटिकल और इलेक्टोरल रिफॉर्म चाहती हैं। जी, आपको क्या लगता है कि अगर काले धन को रोकना है तो क्या किया जाना चाहिए? देखिए, एक नंबर है एकदम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। अगर पार्टी का जो खर्चा है वो अगर जो कैंडिडेट है उसका खर्चा में शामिल नहीं होगा और उसके बारे में कोई
पारदर्शिता नहीं आएगा। और जो खर्चा हो रहा है, लोग देख रहा है, हमें पता चला कि 5,000 करोड़ से विज्ञापन में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने खर्चा किया है। अगर किया है तो कहाँ से ये पैसा मिला है, ये लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप किसी से पैसा लोगे तो आप चुन जाने के बाद और सरकार में आने के बाद आपके ऊपर वो दबाव रहेगा कि आप, जो लोगों ने आपको मदद किया है, आप भी उनको मदद करो। और वो मदद करने के लिए आप जो रास्ता जी, तो आप दोनों ये कह रहे हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म की जरूरत है। जो वो बोल रहे हैं ये भी बहुत हो गया, क्योंकि ये ढांचागत हो गया। आप जिस तरह से आप नेचुरल रिसोर्स को एकदम फूटे कड़ी के भाव में सौंप रहे हो क्रोनीज के हाथ में, क्या वो ऐसे एक्शन हैं जो सरकार को उठाने चाहिए? देखिए, यहाँ जो हमारे विशेषज्ञ बैठे हैं उन्होंने कई बातें कही हैं और मैं उससे एग्री करता हूँ। मेरा ख्याल ये है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म की भी ज़रूरत है और इस पर सारी पार्टियों को बैठ कर के चर्चा करना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, सबको करना चाहिए। चूँकि सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम दो ही पार्टियों पर है, एक हमारी पार्टी पर है और एक भारतीय जनता पार्टी पर है। आज भारतीय जनता पार्टी जो इस इशू को लेकर हमेशा हमको कटघरे में खड़ा करना चाहती थी और करती भी रही है और किसी हद तक कामयाब भी रही है, मैं उससे ये कहूँगा कि वो खुल करके अपना मुद्दा जाहिर करे। अभी कुछ सवालात यहाँ पूछे गए, उनसे जवाब लेने की ज़रूरत है। हम तो बराबर जवाब देते रहे हैं इस इशू पर, लेकिन अब उनको जवाब देने की ज़रूरत है और उनको अपना एक मॉडल लेकर के आना चाहिए कि हम ये देश की इकोनॉमी लाएंगे जिसके अंदर कोई काला धन नहीं हुआ। अभी यहाँ संबित पात्रा जी कम्युनिज्म की बात कर रहे थे, फला चीज़ों की बात कर रहे थे, वो ख़त्म हो गए, फला हो गया। तो एक बात समझ लीजिए, सियासत में कभी कोई ख़त्म नहीं हुआ था। मुझे मालूम है कि आप सियासत की आज बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि ये सियासी लोग देश की आर्थिक स्थिति को कैसे दुरुस्त कर सकते हैं। तो आप दूसरों के बारे में और बार बार ये सवाल उठते रहे। बड़ा सवाल ये है कि दरअसल काले धन के लिए जो अनुकूल स्थितियां हैं हमारे देश में, उन स्थितियों को ख़त्म किया जाए, उन्हें बदला जाए और हमारी जो टैक्स निगरानी व्यवस्था है या फिर टैक्स कलेक्शन करने वाली जो एजेंसियां हैं वो ईमानदारी से काम करें, ताकि जो हमारे देश में अनुकूल स्थितियां बन रही हैं काले धन को के पैदा होने के लिए, उससे रोका जा सके और वो विदेश में न जा सके। अमृता जी, मैं लास्ट में याद दिलाऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट बोल रहा हूं, पार्लियामेंट में अश्विनी कुमार जो कि सीबीआई के डायरेक्टर थे, उन्होंने काले धन पे एक भाषण दिया था और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन कहा था, यथा राजा तथा प्रजा, जिसपे कांग्रेस भी एकदम हड़कंप में आ गई थी कि ये क्या कह रहे हैं। आप याद रखिए, प्रधानमंत्री जैसे होंगे उसी प्रकार की व्यवस्था नीचे तक जाएगी। वीरमानी साहब ने बार बार पॉलिसी के विषय में कहा, इतने वर्षों तक पॉलिसी पैरालिसिस देखा हमने, किस प्रकार का लचर पॉलिसी था वो भी देखा। प्रधानमंत्री अच्छे हैं, पॉलिसी अच्छी होगी, काला धन रुकेगा। और जहां तक आम आदमी पार्टी ने और अभी दादा ने हमें विज्ञापनों के विषय में कहा, हाँ कुछ अखबारों में हमारे विज्ञापन है, तो आप अगर FM ऑन करेंगे तो वहाँ केवल एक ही व्यक्ति को सुनेंगे, मैं अरविंद केजरीवाल हूँ और चुनाव आ गया है। तो सब अपने अपने तरीके से अपना अपना प्रचार कर रहे हैं, मगर दूसरों के ऊपर उंगली दिखा रहे हैं। सच्चे में बहुत अंतर है एक FM के नहीं, कोई अंतर नहीं है। 24 घंटा अरविंद केजरीवाल जी FM पे ही रहते हैं। तो ये सवाल, सिर्फ एक सवाल पूछा था संबित, और वो ये पूछा था कि देश में काले धन को जनरेट करने के लिए जो अनुकूल स्थितियां हैं वो आपकी सरकार है, सरकार क्या करेगी कि वो जनरेशन ही ना हो और उसे वहीं पर खत्म किया जा सके? बस एक लाइन में ही मैं कह दूंगा, अगर आप विदेशों से नहीं ले आ रहे हैं तो कम से कम वो भी लाएंगे, ये भी खत्म करेंगे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इसी से सब ठीक हो जाएगा। सबने खाया और खाने दिया, इसलिए ये गड़बड़ी हुई है। चलिए, देश की जनता अभी भी उस इंतजार में है कि आप वो कौन सा दिन होगा जब आप देश की जनता के खाते में पैसे जमा कर पाएंगे काले धन के, और वो कब दिन आएगा जब काले धन को रोकने के लिए सरकार अपनी तरफ से कम देश में वो अनुकूल माहौल और स्थितियां पैदा कर पाएगी जिसके आधार पर उसका जनरेशन रोका जा सकेगा और देश की जनता का जो भविष्य है उसे संवारा जा सकेगा। चाहे वो गरीबी का सवाल हो, चाहे वो स्वास्थ्य का सवाल हो, चाहे वो शिक्षा का सवाल हो, इन तमाम सवालों को सुलझाया जा सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग तरीके से काम हो रहा है काले धन को रोकने के संदर्भ में, उसे भी मुझे उम्मीद है कि सरकार अपनी तरफ से गौर करेगी और ध्यान देने की कोशिश करेगी। नमस्कार।